एक व्यक्ति जो कि कोलकाता से चलकर दिल्ली आता है और दिल्ली में वो अपने एक जानने वाले व्यक्ति से मिलता है। लेकिन वो जो जानने वाला व्यक्ति होता है वो इस व्यक्ति को दिल्ली के अंदर जो जीबी रोड है उस जीबी रोड पर कोठा नंबर 68 का पता बताता है। अब ये जो व्यक्ति था जो कोलकाता से आया था ये भी जल्दी जल्दी उस कोठा नंबर 68 पर पहुंचता है जो कि जीबी रोड में पड़ता है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखकर दंग रह जाता है। दरअसल उस कोठा नंबर 68 पर एक से एक सुंदर महिला सज-धज कर खड़ी हुई थी, अपनी तरफ जो ग्राहक होते हैं उन्हें आकर्षित कर रही थी। अब ये व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँचता है, कहता है कि उसे एक तरीके से यहाँ पर टाइम बिताना है। तो उसके बाद में जो कोठे की मालिकन होती है उस व्यक्ति को एक से बढ़कर एक महिला दिखाती है, लेकिन ये जो व्यक्ति था सारी ही महिलाओं को रिजेक्ट करता जाता है। तो उसके बाद में वो महिला कहती है कि आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। तो ये कहता है कि लड़की ऐसी चाहिए कि जिसको बस देखते रहो। तो उसके बाद में वो महिला कहती है कि इसके पैसे ज़्यादा पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति है ये कहता है कि ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे लड़की पसंद आनी चाहिए। उसके बाद में वो जो महिला थी वो अपने जो कोठा था उस कोठे पर जो एक तरीके से जो प्रीमियम्स लड़कियाँ उसने रखी हुई थी उन लड़कियों में से लड़कियाँ लाना शुरू करती है। अब जैसे ही ये व्यक्ति एक लड़की को पसंद करता है और उस लड़की को लेने के बाद में ये कमरे में जाता है और कमरे में जाने के बाद में जैसे ही ये उस लड़की को देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी ही बहन थी। अब दोस्तों जैसे ही ये व्यक्ति अपनी बहन को देखता है इसके तो एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में ये जो करता है और यकीनन दोस्तों जो होता है और पूरे केस का जब खुलासा होता है तो यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि आज के ज़माने में आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों पूरी घटना परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और कल के दिन आप लोगों के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो सारे के सारे कमेंट्स आज के दिन वीडियो में पढ़े जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूँ उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और रिक्वेस्ट ये है, अगर आप लोग कर सके मेरे लिए, आप लोग मेरे चैनल पर अबाउट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो दे दिया है। आप लोग उस फेसबुक पेज पर लिंक जो हमने दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सीधा हमारे फेसबुक पेज पर पहुँच जाइए। पेज को फॉलो कर लीजिए और वहाँ से हमारे वीडियोज़ को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग हमारे लिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो फेसबुक पेज है अगर ये भी ग्रो हो जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है 9 अगस्त साल 2019 की। दरअसल इसी 9 अगस्त साल 2019 वाले दिन दिल्ली के अंदर जो महिला आयोग है वहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास है, ये हाफता कांपता एक तरीके से बदहवास रोनी सी सूरत पुलिस के सामने पहुँचता है। और वहाँ पर जो महिला आयोग में जो भी पुलिस वाली होती है उनसे कहता है कि उसकी बहन एक प्रॉब्लम में फंस गई है और प्लीज़ उसकी बहन को बचा दीजिए। अब जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो इससे पूछते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है कि साहब मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और साहब मेरी एक बहन है जो कि कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। अब जब वो नौकरी करती थी तो उसी बीच में इसकी मुलाकात किसी से होती है और वो जो व्यक्ति था ये मेरी बहन को 8 जून वाले दिन दिल्ली में एक बेहतर नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली लेके आता है। उसके बाद में जो मेरी बहन थी दिल्ली आ जाती है और दिल्ली आने के बाद में ना तो ये घर वालों को कोई फ़ोन करती है ना तो घर वालों का इससे कोई कांटेक्ट हो जाता है। घर वाले लगातार इसको फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन एक तरीके से स्विच ऑफ बताता है या फिर नॉट रीचेबल। अब उसके बाद में घर परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद में हमने कोलकाता के अंदर ही अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी, पुलिस ने छानबीन भी शुरू की, काफ़ी ज़्यादा छानबीन की गई, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बहन का कहीं से भी कोई पता नहीं चला। लड़की का भाई आगे आयोग को बताता है कि उसके पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। अब जब अज्ञात नंबर से कॉल आया तो उसने कॉल को रिसीव किया। अब जैसे ही कॉल को रिसीव किया तो देखता क्या है कि सामने से एक व्यक्ति बात कर रहा है जो कि बंगाली बोल रहा था। ये व्यक्ति एकदम से उससे बात करता है तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी बहन है और वो कहीं गुम हो गई है। तो मैं भी उससे कहता हूँ हाँ मेरी बहन गुम हो गई है, उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन तुम मेरी बहन के बारे में कैसे जानते हो। तो वो जो व्यक्ति है वो बताता है कि दरअसल मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और तुम्हारी जो बहन है ये जीबी रोड पर है, कोठा नंबर 68 पे है और तुम दिल्ली आ जाओ अगर अपनी बहन से मिलना चाहते हो। उसके बाद में मैं अपनी बहन से मिलने के लिए
तुरंत दिल्ली आ जाता हूँ। उस व्यक्ति ने मुझे अपना नंबर दिया था क्योंकि उसने उस नंबर से कॉल की थी। उसके बाद में जब दिल्ली आता हूँ तो दिल्ली आने के बाद में सबसे पहले मैं उस व्यक्ति को कॉल करता हूँ, और उस व्यक्ति को जब मैं कॉल करता हूँ तो मुझे करोल बाग में बुलाता है। अब जब मुझे करोल बाग में बुलाता है तो मैं उसके बाद करोल बाग में पहुँचता हूँ, और करोल बाग में जब मेरी उससे मुलाकात होती है तो वो मुझे बताता है कि दरअसल पिछले कुछ समय पहले की बात है कि वो ग्राहक बनकर जीबी रोड पर गया था, और कोठा नंबर 68 पे जब वो पहुंचा तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा असहाय थी, काफ़ी ज़्यादा मजबूर दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे किसी ने इस कोठे पर बेच दिया है, तुम प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। तो मैंने उससे कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, कहा था ये मेरे भाई का नंबर है और किसी तरीके से तुम मेरे भाई को मेरे बारे में बता दो, और अगर तुम मेरे भाई तक मेरी ये बात पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा एहसानमंद रहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, और मेरे साथ में यहाँ पर जो हो रहा है वाकई वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। अब जैसे ही वो भाई अपनी बहन की इस हालत के बारे में उस व्यक्ति से सुनता है तो उससे कहता है कि साहब मुझे जैसे भी बताओ, आप मुझे उस कोठे का पता बता दो। तो ये जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को यानी उसके भाई को लड़की के ग्राहक बनाता है, और ग्राहक बनाने के बाद में उसे जीबी रोड लेके जाता है, और जीबी रोड ले जाने के बाद में उसे कोठा नंबर 68 का पता बताता है। उसके बाद में वो जो भाई था बेचारा अपनी बहन की तलाश में उस कोठा नंबर 68 पर पहुंचता है। अब जैसे ही ये वहाँ पर पहुंचता है तो देखता क्या है कि वहाँ पर बहुत हसीन हसीन लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, जो कि काफ़ी सजी धजी है, और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ अलग अलग तरीके के इशारे भी कर रही हैं। उसके बाद में जो वहाँ पर बैठी हुई होती है एक तरीके से मैनेजर बोले या फिर उस कोठे की मालकिन, वो कहती है बताओ। तो उसके बाद में मुझे अलग अलग लड़कियों को दिखाती है। ये लड़का था पुलिस को सारी बात बता रहा था, लेकिन वो किसी लड़की को भी पसंद नहीं करता है। जैसे ही उसकी बहन आती है वो अपनी बहन को पसंद करता है, उसे कमरे में लेके जाता है और उससे सारी बात पूछता है। तो वो जो लड़की है वो बताती है कि भाई मुझे जो व्यक्ति यहाँ पर दिल्ली लेके आया था उसने मुझे इस जीबी रोड पर इस कोठा नंबर 68 पर बेच दिया, और उसके बाद से मैं यहाँ पर फंसी हूँ। भाई किसी भी तरीके से तुम मुझे यहाँ से रेस्क्यू करा लो, क्योंकि मेरी जो हालत है ये इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। अब जैसे ही वो भाई अपनी बहन की ये बात सुनता है वो एकदम से रोने लग जाता है, अपनी बहन को गले लगाता है और उससे वादा करता है कि बहन मैं तुझे कुछ भी कर कर यहाँ से निकाल लूँगा। उसके बाद में वो व्यक्ति जो भाई था वो बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाता है, बहुत ज़्यादा चतुरता दिखाता है, वो वहाँ से बिना कुछ कहे निकल आता है। उसके बाद में दिल्ली में 9 अगस्त साल 2019 की ये बात है, ये महिला आयोग में पहुंचता है, और महिला आयोग में पहुंचने के बाद में ये सारी बात महिला आयोग को बताता है कि उसकी बहन है, इस तरीके से कोठे पर उसको बेच दिया गया है। साहब किसी भी तरीके से उसकी बहन को उस कोठे से निकाल लो। अब दोस्तों जैसे ही महिला आयोग की टीम इस भाई की दर्द भरी दास्तां सुनती है तो वहाँ पर जो महिला आयोग की सदस्य होती है किरण नेगी, वो तुरंत पूरा मामला दर्ज करती है। उसके बाद में वो एक टीम का गठन करती हैं, और टीम का गठन करने के बाद में कोलकाता से ये जो लड़का आया था इसके साथ में पुलिस की टीम भेजी जाती है। उसके बाद में महिला आयोग की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद में उस लड़की को देखा जाता है, उस लड़की को वहाँ से जैसे तैसे कर रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद में जो महिला आयोग की टीम थी इसे कमला मार्केट थाने में लेके आती है। उसके बाद में इस लड़की से पूछा जाता है, और दोस्तों जैसे ही इस लड़की से पूछा जाता है उसके बाद में जो लड़की जो कहानी सुनाती है, यकीनन दोस्तों वो कहानी वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। उसके बाद में जो लड़की थी ये पुलिस को बताती है कि साहब वो कोलकाता में रहती है, और कोलकाता में रहने के बाद में वो अच्छी पढ़ी लिखी थी। जब अच्छी पढ़ी लिखी थी तो कोलकाता के अंदर ही उसे एक बेहतर कंपनी के अंदर नौकरी मिल जाती है। अब वो अपने घर से अपनी नौकरी करती थी, सब कुछ ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, नौकरी भी ठीक थी। अब जब नौकरी लग गई थी तो घर परिवार वालों का सहारा भी बन चुकी थी, एकदम से सारी चीज़ें बिल्कुल समय के मुताबिक ही चल रही थी कि इसी बीच में उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। इस महिला का नाम ज्योत्सना। जब ज्योत्सना से इसकी मुलाकात होती है तो उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से दिल की बात करती हैं। अब जो ज्योत्सना थी ये उससे कहती है कि दरअसल तुम्हारी जो नौकरी है अगर तुम चाहो तो तुम्हारी नौकरी और भी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हो, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, देखने में भी अच्छी हो, सब कुछ ठीक है, तो क्यों नहीं कि तुम दूसरी कंपनियों में ट्राई करती। तो जो लड़की थी जिसको कोठे पर बेचा गया था ये कहती है कि वो ज़्यादा कंपनियों के बारे में जानती नहीं है, और अभी नई नई उसकी नौकरी लगी है और अभी उसकी कुछ ज़्यादा जान पहचान भी नहीं हुई है। तो उसके बाद में ये जो ज्योत्सना थी ये कहती है दरअसल वो एक व्यक्ति को जानती है जो कि आपको बेहतर नौकरी दिला सकता है। अब जैसे ही ये महिला सुनती है अपनी फ्रेंड ज्योत्सना से कि कोई व्यक्ति है जो अच्छी नौकरी दिला सकता है, तो कहती है कि अच्छा ठीक है, उस व्यक्ति से मिलवा दो।
तो जो ज्योत्सना थी, जो कि इस महिला की यानी इस लड़की की फ्रेंड बनी थी, वो इसे रमज़ान नामक एक व्यक्ति से मिलवाती है। अब जो रमज़ान नामक व्यक्ति था वो इस लड़की से मिलता है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। अब बातचीत इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, यानी एक तरीके से दोस्त वाले रिश्ते में आ जाते हैं। अब जो लड़की थी वो इस रमज़ान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। रमज़ान भी उसे एक तरीके से ऐसे समझाता था कि जैसे एक भाई अपनी बहन को समझाता है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है, ऐसा हो सकता है, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, ये वो सारी बातें उससे कहता था। अब इसी बीच में रमज़ान एक दिन इस लड़की से कहता है कि दरअसल दिल्ली में तुम्हें एक कंपनी में लेके जाना है, वहाँ पर HR से मेरी बात है और तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो उसके बाद में ये जो लड़की है ये अपने घर परिवार वालों को बताती है और उसके बाद में अकेले ही इस रमज़ान के साथ में कोलकाता से सीधा दिल्ली आ जाती है। अब जैसे ही ये दिल्ली आती है, दिल्ली आने के बाद में एक आध दो दिन उसके साथ रहती है और जैसे ही कुछ कंपनी दिखाने के बहाने उसको लेके जाता है, ये पहुंच जाता है उसको लेकर GB रोड पर। अब जैसे ही ये लड़की GB रोड पर पहुंचती है, उससे कहती है मुझे कहाँ लेके आए हो? तो ये कहता है कि दरअसल वो जो HR है वो यहीं मिलेगा। उसके बाद में इसे कोठा नंबर 68 पे लेके जाता है, इसका सौदा कर देता है और वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसे लेकर 9-2-11 हो जाता है। अब ये लड़की वहाँ पर घिर जाती है, इसको एक तरीके से पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद में इस लड़की को वहाँ पर बंधक बना के रख लिया जाता है। उसके बाद में इस लड़की को समझाया जाता है, इसे कन्विंस किया जाता है। जो कोठे का मालिक होता है, जो कोठे की मालकिन होती है, वो इसे समझाती है कि तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और तुम्हें अब यही करना होगा जो बाकी की महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं, यानी एक तरीके से देह व्यापार करना होगा। अब ये जो लड़की थी ये मना कर देती है, तो इसे खाना नहीं दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो ये जो लड़की है आखिरकार अपने आप को इस कोठे के हवाले कर देती है। उसके बाद में ये लड़की बताती है कि उसके पास रोज़ 15 से 20 ग्राहक आते थे और उन 15 से 20 ग्राहक के साथ उसे संबंध बनाने पड़ते थे। एक दिन एक बंगाली व्यक्ति ग्राहक के तौर पर आता है और वो मुझे पसंद करता है, मुझे कमरे के अंदर लेके जाता है और मैं देखती क्या हूँ कि वो व्यक्ति बंगाली बोल रहा है। तब मैं उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पास जाती हूँ, नज़दीक होती हूँ, उससे कहती हूँ कि दरअसल तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो। वो व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ? तो ये अपनी पूरी कहानी बताती है कि इस तरीके से उसे कोठे पर बेच दिया गया है। तो उसके बाद में वो जो व्यक्ति था उससे कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद मेरी लड़की कहती है कि दरअसल तुम मेरे भाई का नंबर ले लीजिए और मेरे भाई को बताइए। उसके बाद में वो जो व्यक्ति था मेरे भाई का नंबर ले जाता है और मेरे भाई को इत्तला करता है और मेरा भाई ग्राहक बनकर इस कोठे पर आता है। तो दिखता क्या है, वाकई में वहाँ पर मौजूद होती हूँ। वाकई दोस्तों, जब इस महिला को, इस लड़की को एक तरीके से वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद में इस लड़की की तहरीर पर IPC की धारा 370, IPC की धारा 376, 109 और 34 के तहत उस कोठा मालकिन के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो GB रोड है ये एक तरीके से दिल्ली के अंदर एक बॉम्ब है और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब के सब अपनी मर्ज़ी से आई हैं। हो सकता है कि इस लड़की की जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ पर बंधक बना के लाई गई हो, न जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ पर बेची गई हो। दोस्तों वाकई जब ये कहानी निकल के आई और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ कि एक पढ़ी लिखी लड़की और जो कि एक व्यक्ति के बातों में आ जाती है, बहलाने में आ जाती है, फुसलाने में आ जाती है और उसके बाद अपने परिवार को बताकर अकेले ही उस व्यक्ति के साथ दिल्ली आ जाती है। दोस्तों आज का ज़माना ऐसा ज़माना नहीं है कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए, भरोसा कर लिया जाए। आप लोगों ने देखा कि इस लड़की ने भरोसा किया, उसके बाद में इस रमज़ान नामक व्यक्ति ने उस लड़की के साथ में क्या किया। यकीनन दोस्तों आप लोग इस कहानी को सुनकर अपना व्यू ज़रूर से ज़रूर रखिएगा और आजकल की लड़कियों को क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए वो भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी। अनिल सालुंखे जी लिखते हैं, शाबेद जी आपने ट्रैक बदल दिया, सौतेले बेटे की माँ का जिक्र करना चाहिए, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, TRP के चक्कर में ऐसे मत करिए। भाई अनिल सालुंखे जी ऐसा नहीं है, मैंने ट्रैक नहीं बदला है, बल्कि जितने भी मैंने आर्टिकल पढ़े थे, जितने भी आर्टिकल से इस न्यूज़ को मैंने निकाला था, सारी जगह यही लिखा हुआ था, तो मैंने भी ऐसा ही लिख दिया। खैर माफ़ी चाहता हूँ, आपने मुझे बताया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आलोक हैं, लिखते हैं, हैरत अंगेज अविश्वसनीय कहानी सुनकर अच्छा लगा। तो भाई आलोक जी आपका धन्यवाद। MD हक है, लिखते हैं, नाइस स्टोरी टेलिंग सर। तो MD हक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद इकबाल है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब आज की कहानी सुनी, उससे यही समझ आया कि इंसान किसी के अच्छे को भूल जाता है और धोखा देने से भी नहीं चूकता, लेकिन अच्छाई करने वाले को निराश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में कोई अच्छा करता है
तो उसको कभी मत भूलना। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है भले ही उसको भूल जाओ, लेकिन अगर आपके साथ कोई अच्छा करता है तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं 3 हार्ट बनाते हैं भैया धन्यवाद। उसके बाद में अर्जुन कौर गुप्ता हैं, लिखते हैं बेस्ट स्टोरी। दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर से, तो लिखते हैं अगर आगे जो कमेंट्स है ये ज्ञान सिंह जी का है, लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल। तो सत श्री अकाल ज्ञान सिंह जी, आप कैसे हैं। उसके बाद में सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी सुनते हैं भैया धन्यवाद। मेराज भाई अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो वालेकुम सलाम भाई। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, रोज़ की तरह आज भी सुना कहानी, अच्छा लगा। जब लोग मुसीबत में रहते हैं तो कुछ याद आता है, लेकिन वही लोग जब मुसीबत से निकल जाते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ऊपर यानी भगवान ईश्वर अल्लाह को याद करते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम सबको भूल जाते हैं। उसके बाद में अगला जो कॉमेंट्स है ये लिखते हैं यूज़र अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फराज कुवैत से, मेरे सभी रूम पार्टनर्स की तरफ से सलाम। तो फराज जी आप कुवैत से हमारी कहानी सुनते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं आज की कहानी सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं कि ममता को बदनाम करने वाले लोग भी इस समाज में रह रहे हैं। तो भाई आपका धन्यवाद। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस भाई, आप कैसे हैं भाई। देव कुमार जी ठीक हूँ, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। उसके बाद में नारायण कुमार है, लिखते हैं हाय सर। उसके बाद में सुनील चौधरी जी सेंटर जेल बीकानेर से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं सर नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रकाश है और मेरे ऑनर हैं हरिशिकेश सर कोलावंती मैम का नाम है और उनकी 10th एनिवर्सरी है, आपकी वॉइस में विश करवाना चाहता हूँ। तो प्रकाश राज जी आपके जो ऑनर हैं जिनका नाम हरिशिकेश है और उनकी जो आपकी जो मैम है उनका नाम कालावती है, तो उनकी 10th एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में कयूम अंसारी जी हैं, लिखते हैं झारखंड से। आलिम खान अरमान खान बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं भैया धन्यवाद। उसके बाद में फौजिया खान है, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं। तो फौजिया खान जी आपका बहुत दिनों के बाद कमेंट्स आया है बहन, मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी सुनते हैं भैया धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है प्रिंस अली का है, लिखते हैं टेरेबल स्टोरी भाई धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कैलाश गौर का है, तो भैया धन्यवाद। उसके बाद में अजीत कुमार है, लिखते हैं जय हिंद, लव यू सर, तो लव यू, जय हिंद भाई कैसे हैं। फौजिया खान लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, धन्यवाद। फौजिया खान मैं ठीक हूँ, आपने कई बार कमेंट्स किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिनों से कहाँ थी, आज के इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है हमारा सुनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो सुनाने में कोई खामी है तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा, और किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी के जन्मदिन की या फिर सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।